हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है उसमें? कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गुप्ता एज 61 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेज में हैविंग टोटल इनकम ऑफ 1,01,50,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27। एज्यूम डेट इज टोटल इनकम comprises of salary income and income from house property and interest on fixed deposit। तो हमको क्या है, टैक्स कैलकुलेट करना है 1,01,50,000 पे। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आपको स्लैब तो पता है, तो स्लैब के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना था? 1,01,50,000। ठीक है, सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करता हूं मैं। तो सबसे पहले 4 लाख रुपए पे तो नील है, तो बचा कितना? 9750,000, फिर माइनस 4 लाख, 5%, फिर माइनस 4 लाख, 10%, फिर माइनस 4 लाख, 15%, फिर माइनस 4 लाख, 20%, फिर माइनस 4,25,000, 77,50,000 पे 30%। ये हमारा स्लैब रेट है दोस्तों। आपको पता है 4 लाख बढ़ाते जाना है, 5-5% बढ़ाते जाना है, और आखिरी जो है वो 30% है। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं टैक्स कितना आएगा। 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 23,25,000। तो टोटल आ गया मेरा प्लस 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, 26,25,000 रुपए। ठीक है, ये आ गया मेरा टैक्स। अभी इसमें सरचार्ज जुड़ेगा। सरचार्ज क्यों जुड़ेगा? आपको पता है, क्योंकि अगर इनकम 50 लाख के ऊपर है और 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज 10% जुड़ता है, और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो 15% जुड़ता है। तो सरचार्ज यहाँ पे 15% जुड़ जाएगा। 393,750 टोटल कितना हो गया? 3018,750। ये आ गया दोस्तों टैक्स 1,01,50,000 का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब भी ये 1 करोड़ से ऊपर जाता है या 50 लाख के ऊपर जाता है, तो कुछ अगर अमाउंट ऊपर जाता है तो मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना पड़ता है। मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं यहाँ पर निकालूंगा टैक्स ऑन 1 करोड़। 1 करोड़ पे टैक्स निकालूंगा और कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो
यहां तक तो सब सेम ही आएगा, यहां तक तो सब सेम आता है। यहां तक 1 2 3 4 5 6 24 लाख तक का टैक्स आता है। 40 50 60 120 2 3 लाख रुपए, यहां तक सेम आता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों 24 लाख माइनस कर देंगे तो 76 लाख बचेगा। 76 लाख पे 30% निकालूंगा मैं, 22,80,000 रुपए प्लस 3 लाख हो गया 25,80,000 रुपए। और इसमें 1 करोड़ में सरचार्ज 10% जुड़ता है, आपको पता होगा, तो सरचार्ज 10% जुड़ेगा। $28,38,000। दोस्तों अब आप देखो मेरा इंक्रीमेंट कितना हुआ है टैक्स का। 1,80,750 रुपए मेरा टैक्स बढ़ गया, है ना। अगर मेरी 1 करोड़ की इनकम होती तो मेरा टैक्स आता 28,38,000, और 1,01,50,000 की इनकम है तो मेरा टैक्स आ रहा है 30,18,750 रुपए। यानी मेरी इनकम कितनी बड़ी है, मेरी इनकम खाली 1.5 लाख रुपए बढ़ा है, पर मेरा टैक्स कितना बढ़ गया, 1,80,750 रुपए। तो भाई कोई भी आदमी अगर 1 करोड़ कमा रहा होगा तो वो 28,38,000 रुपए देगा टैक्स, और कोई आदमी अगर 1,01,50,000 कमाएगा तो वो 1 करोड़ का टैक्स तो देगा ही देगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा कमाया 1.5 लाख रुपए उसके ऊपर में 1,80,750 का टैक्स देगा। ये तो गलत है, ये तो गलत है। इसीलिए मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम 1,01,50,000 का टैक्स कैलकुलेट किए, फिर हम 1 करोड़ का टैक्स कैलकुलेट किए, फिर दोनों का डिफरेंस निकाले। दोनों का डिफरेंस कितना आया दोस्तों, 1,80,750। अब इस डिफरेंस में से इनकम के डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो मेरा रिबेट आ जाएगा। माइनस मेरा इनकम कितना बढ़ा था, खाली 1,50,000, तो मेरा टैक्स कितना ज्यादा हो गया, 30,750। ये दोस्तों आएगा अपना मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, 30,750। तो अब क्या होगा, यहां से मैं 30,750 माइनस कर दूंगा, 3018750 माइनस 30,750, तो 29,88,000। ठीक है, फिर प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 11,9520, और टोटल हो गया 31,07,520। इतने का टैक्स दोस्तों लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। देखो, सबसे पहले 1,01,50,000 का टैक्स कैलकुलेट किए तो आ गया 30,18,750। फिर 1 करोड़ का कैलकुलेट किया तो आया 28,38,000। तो मेरा टैक्स कितना बढ़ा, 1,80,750, पर मेरा इनकम कितना बढ़ा, 1,50,000। तो 1,50,000 का इनकम बढ़ा तो 1,50,000 से ज्यादा का टैक्स तो नहीं बढ़ना चाहिए ना कायदे से। तो 1,80,750 में से इनकम को मैंने माइनस कर दिया, जितना इनकम बढ़ा उतना, तो मेरा 30,750 रुपए का क्या आ गया, मार्जिनल रिलीफ। वो मैंने टैक्स में से माइनस कर दिया और उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दिया, तो मेरा 31,07,520 रुपए जो है वो टैक्स आ गया। ठीक है, आइए कैलकुलेशन में देखेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है, 30,18,750 आया। फिर 1 करोड़ पे कैलकुलेट किया तो 28,38 आया। तो 1,80,000 जो है एक्सेस टैक्स पेबल आ रहा है। अब मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेस टैक्स पेबल माइनस जितना इनकम बढ़ा है वो, तो ये 30,750 आ गया। फिर ये 30,18 में से ये इसको माइनस कर दिए तो हमारा 29,88 आ गया, और हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ के 31,07,520 आ गया। ये था दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये समझ आया हो। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर।
अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। मिस चार्ली एन अमेरिकन नेशनल गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे ऑफ इंडिया इन यूएसए ऑन 2/3/2025 को इनकी शादी हुई। केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 16/3/25, पहली बार इंडिया में आई है 16 मार्च 2025 को। वापिस यूएस गई है 19/9/2025 को और वापिस इंडिया आई है 27/3/2026 को। वाइल इन इंडिया सी हैज परचेज शोरूम इन मुंबई ऑन 30/4/25, लीज आउट जिसका रेंट आ रहा है शोरूम का 25,000 पर मंथ फ्रॉम 1/5/25। सी हैड टेकन लोन फ्रॉम बैंक फॉर परचेज ऑफ दिस शोरूम, इंटरेस्ट चार्ज 97,500 अप टू 31 मार्च 26। सी इज रिसीव्ड द फॉलोइंग कैश गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव एंड फ्रेंड ड्यूरिंग द ईयर 1/4/25 31/3/26 फ्रॉम पेरेंट ऑफ हस्बैंड। पेरेंट ऑफ हस्बैंड से जो पैसा मिला 51,000 वो रिलेटिव के डेफिनेशन में आएगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड ये भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आएगा तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दो वेरी क्लोज फ्रेंड तो रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते हैं तो ये दोनों को मिला के 1,72,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स along with the amount of tax liability on such income for assessment year 26-27 if she opts out of the default tax regime under section 115 BAC। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए हमको ये देखना है क्या मिस चार्ली इस साल 182 डेज और मोर रही है या फिर और 60 डेज इन करेंट ईयर प्लस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये हमको चेक करना है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले 1 अप्रैल 25 से 19/9/25 तक तो वो इंडिया में थी, क्योंकि ये 16/3 तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आ गया, मैं 1 अप्रैल से काउंट करूंगा तो अप्रैल का 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना हो गया दोस्तों? 30, 31, 30, 31, 31, 19, 172 डेज और 27/3/26 से लेकर 31/3/26 तक और रही 27, 28, 29, 30, 31, ये हो गया 5 दिन, तो टोटल हो गया 177 डेज। तो 182 डेज वाला तो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इस साल 60 दिन, हाँ तो इस साल 60 दिन है प्लस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो इंडिया इसी बार आई थी तो फिर 365 डेज तो हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो वहाँ पर हमारी पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, 182 डेज वाली भी नहीं हो रही है और 365 वाली भी नहीं हो रही है, तो ये बन गई नॉन रेसिडेंट, ठीक है। क्या बन गई? नॉन रेसिडेंट। अब नॉन रेसिडेंट के हिसाब से इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो रेंट लेंगे 25,000 पर मंथ 1/5 से, यानी कि टोटल 11 महीने का, और इंटरेस्ट भी मिलेगा और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलेगा। आइए देखते हैं, और ये भी जुड़ेगा दोस्तों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो गिफ्ट मिला है 1,72,000 का वो भी जुड़ जाएगा, ठीक है। आइए, अंडर सेक्शन 6(1) इंडिविजुअल रेसिडेंट तब बोला जाएगा जब वो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 182 डेज और मोर, या फिर 365 डेज इन 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर, या फिर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप रेसिडेंट चैप्टर का रिवीजन करके इसको सॉल्व करिए। तो इंडिविजुअल जो है वो नॉन रेसिडेंट हो गया, तो नॉन रेसिडेंट के लिए कैलकुलेशन दिया है 177 डेज प्रीवियस ईयर 25-26 और 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में खाली 16 दिन रहा है, तो नॉन रेसिडेंट हो गया, ठीक है। अब नॉन रेसिडेंट के लिए हमको कैलकुलेट करना है टैक्स। सबसे पहले शोरूम 25,000 पर मंथ, तो 25,000 इंटू 11 करूंगा 2,75,000 आ जाएगा। म्यूनसिपल टैक्सेस पेड कुछ है ही नहीं, एनएवी आ गया 2,75,000, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 2,75,000 का 30% 82,500
500, और इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट का 97,500 इंटरेस्ट जो इसने पटाया था वो यहाँ पर दिया हुआ है, और गिफ्ट भी टैक्सेबल होगा। तो ये हो गया टोटल 95,000 का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और अदर सोर्सेस में अगर आप देखोगे तो ये 172 को टैक्सेबल कर दिया, टोटल 2,67,000 टोटल इनकम आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैरिड सिस्टर जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है, और पेरेंट ऑफ हस्बैंड भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है, तो दोनों को टैक्सेबिलिटी से हटा दिया गया है। तो टोटल आ गया 2,67,000। अब 2,67,000 पे टैक्स कैलकुलेट होगा, तो पहले 2.5 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो बचा कितना 17,000। 17,000 पे 5% के हिसाब से लगेगा टैक्स 850 रुपए, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% 34 रुपए, तो 5,6,7,8,884 रुपीज़ जो है वो इसका टैक्स आ जाएगा। देखो 884 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 880 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, Would her residential status undergo any change, assuming that she is a person of Indian origin and her total income from Indian source is 18 लाख and she is not liable to tax in USA? आपको याद है अगर 15 लाख के ऊपर जाते हैं, 15 लाख के ऊपर जाते हैं टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेस, तो इसके लिए 120 दिन प्लस 4 साल में 365 डेज वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो वो भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो 120 दिन तो हो रहा है, पर 4 साल में 365 डेज नहीं हो रहा है ना। और रही बात, ये सिटीजन भी तो नहीं है इंडिया की, तो इसीलिए ये फिर भी नॉन रेसिडेंट ही रहेगी। आइए देखते हैं। अगर 18 लाख वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे तो उसके हिसाब से इंडिया में रहना है 120 दिन से ज़्यादा एंड 365 डेज ड्यूरिंग द 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। वो इंडिया में तो रही है 120 दिन से ज़्यादा, पर 4 इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर में वो 365 दिन से कम रही है, तो 6(1) के हिसाब से वो नॉन रेसिडेंट ही रहेगी। फर्दर वो इंडिया की सिटीजन नहीं है, तो 6(1) का डीमिंग प्रोविजन जो है वो अट्रैक्ट यहाँ पर भी नहीं होता है, तो वो नॉन रेसिडेंट ही रहेगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, डॉक्टर निरंजना, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 60 years is running a clinic in Surat. Her income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 26 is as under। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, निकालना क्या है ये देखते हैं। फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर निरंजना फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेज में एंड ऑप्शनल टैक्स रेज में एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। किन चीज़ों को क्या करना है वो हम वहीं पर लिखते जाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी। आइए देखते हैं। कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस 58,85,850, इसको हमको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हम जब आंसर करें सॉल्व करेंगे तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे 4,40,400 से। ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 है और इंटरेस्ट 450 है, ये इनकम में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम प्रॉफिट लॉस में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में खाली ये इंटरेस्ट वाला पार्ट जुड़ जाएगा, प्रिंसिपल टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई,
ये भी नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ऐड हो जाएगा। फिर गेम शो से विनिंग हुआ है, टीडीएस है 15,000 रुपये का, तो ये भी हमारा नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा और 50,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो ग्रॉस अप करके करते हैं। देखो इसमें टीडीएस काट के 35 दिया है, तो 35,000 प्लस टीडीएस का 15,000, टोटल कितना हो गया 50,000, तो 50,000 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ऐड हो जाएगा। रेंट की इनकम है, ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी, है ना, तो इसको भी मैं नेट प्रॉफिट से माइनस करके हाउस प्रॉपर्टी में लेकर जाऊंगा। इतना आपको समझ आ गया रेंट वाला पार्ट। अब आते हैं मेडिकल कंज्यूम, वो तो सही है, स्टाफ सैलरी भी ठीक है, क्लिनिक कंज्यूमेबल भी सही है, रेंट पेड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन 1,50,000। अब ये नया स्कीम है कि पुराना स्कीम है? अच्छा, दोनों स्कीम के हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो नए स्कीम के हिसाब से बनाएंगे तो भाई साहब ये 1,50,000 जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा, पुराने स्कीम से बनाएंगे तो ये अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो नए स्कीम के हिसाब से मैं इसको नेट प्रॉफिट में प्लस कर दूंगा, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर रेंट पेड इंक्लूड 30,000 पेड बाय चेक टूवर्ड रेंट फॉर अ रेजिडेंशियल हाउस। अब भाई साहब रेंट पेड जो है वो अपने घर का भी ऐड कर दिया है, तो पर्सनल यूज वाला तो मैं वापस ऐड बैक कर दूंगा नेट प्रॉफिट में। क्लिनिकल इक्विपमेंट वाला है तो इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख, तो 5 लाख का 15%, 15 5 75, और ये 7/12 यानी 180 दिन से कम यूज है, तो यहां पर 7.5%, 15,000 रुपये, तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया 90,000 रुपये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेंट रिसीव्ड रिलेट टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट सूरत, जीएवी 27,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस 2,000 पेड है, हैज बीन इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, इस पे 2,000 रुपये का म्यूनिसिपल टैक्स ऐड कर दिया है, तो भाई साहब उसको भी मैं नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर दूंगा, 2,000 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स का, और हाउस प्रॉपर्टी में जब कैलकुलेशन होगा तब वहां से माइनस कर दूंगा, ठीक है। सैलरी मिली है 7,500 पर मंथ फुल क्योर हॉस्पिटल से, तो 7,500 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 90,000 रुपये, माइनस इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो माइनस हो जाएगा और बाकी का सैलरी हेड में जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। निरंजना अवेल्ड लोन ऑफ 5.5 लाख फ्रॉम बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हर डॉटर, शी रीपेड प्रिंसिपल 1 लाख, इंटरेस्ट देयर ऑन 55,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 80E में डिडक्शन मिलेगा पर नए स्कीम में नहीं मिलेगा, ठीक है। शी पेड 1 लाख एज ट्यूशन फीस नॉट इन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट फीस डोनेशन टू द यूनिवर्सिटी फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ हर डॉटर, 80C में मिलता है भाई साहब, पर न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा। 28,000 पेड बाय चेक फॉर हर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अब 28,000 जो है वो मिलेगा कहाँ पर 80D में, तो 80D में इसको मिल जाएगा, और ये 60 साल का है दोस्तों, तो ये 28,000 पूरा का पूरा मिलेगा। हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी हेड की, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में दोस्तों आप देखो 27,000 रुपये यहाँ पर जीएवी दिया हुआ है ना। हाउस प्रॉपर्टी हेड में जीएवी 27,000 है, माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस 2,000 रुपये पे किया है, आप देखो यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, तो टोटल आ गया 25,000। 25,000 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% होता है माइनस, जो कि आ गया 7,500। तो 17,500 हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम आ गई, यहां पर हमको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब सैलरी की बात करूं, सैलरी हेड की,
तो सैलरी हेड में दोस्तों सबसे पहले अपन बना रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे से। ठीक है, सैलरी में 90,000 का सैलरी है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, तो बचा कितना? 15,000 रुपए। ये सैलरी हेड की इनकम आ गई, यहां पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बचा दोस्तों क्या? पीजीबीपी। पीजीबीपी का कैलकुलेशन करेंगे। पीजीबीपी कैलकुलेट कहां से चालू होगा? नेट प्रॉफिट से, 4,40,400। ठीक है, ऐड वाले यहां पर लिखूंगा, लेस वाले यहां पर लिखूंगा। आप लोग को ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं करना है, ये खाली मैं कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं। प्रेजेंटेशन आंसर में जैसा लिखा है वैसा ही करना है। ठीक है, आइए सबसे पहला ये तीनों आइटम जो नेट प्रॉफिट में से माइनस करनी है, 5450, 10,500, 35,000 और 27,000, ये चारों आइटम मैं माइनस कर दूंगा। 5450, 10,500, 35,000, 27,000। ये माइनस हो गया। ठीक है, अब ये पूरा हो गया। यहां पर अगर मैं आता हूं तो सबसे पहले 30,000 का जो रेंट है, अपने घर का रेंट, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जोड़ दिया था, तो वो 30,000 मैं यहां पर से एड बैक कर दूंगा। क्यों 30,000 एड बैक किया? क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर ये देखो साइंटिफिक रिसर्च वाला जो है ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे में नहीं मिलता है, तो 1,50,000 वो भी एड बैक हो जाएगा, वो भी हो गया एड बैक। फिर दोस्तों इसके बाद डेप्रिसिएशन, पॉइंट नंबर 2, 90,000 का डेप्रिसिएशन वो माइनस वाले साइड में आएगा, तो 90,000 का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 2,000 रुपए, ये वापस से मैं एड बैक कर दूंगा क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट लॉस में माइनस हुआ है। ठीक है, फिर ये लोन का तो कुछ नहीं करना है, ट्यूशन फीस का भी कुछ नहीं करना और एटीडी का भी कुछ नहीं करना है, तो यहां पर मेरा $1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000, 1,82,000 रुपये आ गया। 5450 प्लस 10,500 प्लस 35,000 प्लस 27,000 प्लस 90,000, 16,795। ठीक है, ये आ गया दोस्तों मेरा पीजीबीपी हेड का इनकम। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा मेरा 10,500, 450, 50,000। $60,950। ठीक है, ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो मेरा दोस्तों यहाँ पर टोटल इनकम कितना आ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी का 17,500 और सैलरी का 15,000, पीजीबीपी का 454450 और अदर सोर्सेज का 60,950। तो ये आ गया मेरा टोटल इनकम 5,47,900 मेरा आ गया नए स्कीम के हिसाब से, यानी डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। सबसे पहले सैलरी इनकम 15,000 आ गया, ये तो हमने कैलकुलेट किया है। हाउस प्रॉपर्टी जीएवी में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करके 25,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके 17,500। फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 4,40,400 से चालू किया। रेंट, डिविडेंड, विनिंग इनकम, इनकम टैक्स का रिफंड एड बैक कर दिया, सॉरी लेस कर दिया,
तो आ गया 362 450। डेप्रिसिएशन 90,000 का माइनस किया तो 272 450। साइंटिफिक रिसर्च 1.5 लाख माइनस, रेंट 30,000 माइनस, 2,000 म्यूनसिपल टैक्स पेड माइनस हुआ था, ये सबको हमने वापस से ऐड बैक कर दिया, तो 1,82,000 हो गया, तो 454,450 आ गया पीजीबीपी। और यहाँ पर 60,950 अदर सोर्सेस आ गया, तो 5,47,900 आ गया टोटल इनकम, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं दिया गया क्योंकि ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे में था। अब दोस्तों अगर ये ऑप्शनल टैक्स रेजिमे में रहता तो क्या क्या फर्क आता, अगर ये ऑप्शनल टैक्स रेजिमे में रहता तो क्या क्या फर्क आता। देखो ये जो है ये 50,000 रुपये हो जाए रहता है ना, तो 25,000 और जुड़ जाता यहाँ पर सैलरी में, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी डिफरेंस नहीं आता, और इसमें दोस्तों ये 1.5 लाख रुपए जो है ये माइनस हो जाए रहता, क्योंकि ये ओल्ड स्कीम में 1.5 लाख रुपए माइनस करने का ऑप्शन मिलता है ना, वो मिलता। एटीसी, एटीडी और एटीई में भी एग्जेम्पशन मिलता। आइए देखते हैं। देखो 5,47,900 में स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 को एड बैक कर दिए। 100% डिडक्शन जो है वो अलाउ किया जाता है साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, 1.5 लाख रुपए वो भी माइनस कर दिए, तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 4,22,900। एटीसी में ट्यूशन फीस पे किया है उसका 1 लाख रुपए, मेडिकल इंश्योरेंस का 28,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एजुकेशन का 55,000, टोटल 1,83,000 का डिडक्शन मिला, तो 2,39,900 आ गया इसका टोटल इनकम। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और हमने भी इसको सॉल्व किया अच्छे से, तो आई होप आपको हर चीज़ इसमें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आएंगे हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे ध्यान से। Miss Purvi, age 55 years, is a chartered accountant in practice. Maintain her account on cash basis. कैश बेसिस पे अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है। निकालना क्या है हमको, टोटल इनकम भी निकालना है और टैक्स लायबिलिटी भी निकालना है, पर मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में निकालना है। अब मोस्ट बेनिफिशियल मैनर का मतलब होता है कि दोनों स्कीम से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, दोनों स्कीम से कैलकुलेट कर लेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना है, 92,822,4, ये हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, फीस अर्न, ऑडिट फीस, टैक्सेशन सर्विस, कंसल्टेंसी, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। डिविडेंड दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा ये, तो यहां से मैं माइनस कर दूंगा 10,524, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, माइनस कर दूंगा 7,600। ऑनरेरियम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, तो माइनस कर दूंगा 15,800, और ये रेंट जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, तो माइनस कर दूंगा 85,600। इतना तो हमको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सैलरी स्टाफ का, स्टाइपेंड, आर्टिकल असिस्टेंट का, इंसेंटिव्स, ऑफिस का रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, मीटिंग सेमिनार, परचेस ऑफ कार 80,000 रुपए। तो भाई साहब ये 80,000 रुपए का कार कब से अलाउ होने लगा, कार का डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है, तो प्लस कर देंगे दोस्तों 80,000 रुपए कार का। रिपेयर मेंटेनेंस ठीक है कार का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 3,000 प्लस 3,000 म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, ये भी एड बैक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे और पढ़ते हैं। मोटर कार 15% डेप्रिसिएशन है, तो 80,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे, 12,000 माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन का कार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन 10,500। देखो क्लाइंट से बेनिफिट मिल रहा है 10,500 का,
तो वो भी हमारा इनकम है, तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा 10,500। ठीक है। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट रिप्रेजेंट द अमाउंट पेड टू टू आर्टिकल फॉर पासिंग सीए इंटर एग्जाम एट फर्स्ट अटेम्प्ट। ये तो अलाउ है, इसमें कुछ भी नहीं करना है और ये माइनस भी हो चुका है। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2000 फॉर द पीरियड 1/10/25 टू 30/9/26। ये बोल रहा है कि 2000 जो है वो पे हुआ है, वो 30/9/26 तक चलेगा, यानी प्रीपेड एक्सपेंडिचर है। पर दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंडिचर जो है ये कैश बेसिस वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आता। अगर ये कैश बेसिस में अकाउंट मेंटेन कर रही है तो पूरा का पूरा रिपेयर मेंटेनेंस अलाउ कर दिया जाएगा, तो इसको प्रीपेड में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। सैलरी इंक्लूड 30,000 कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश फॉर असिस्टिंग मिस पूर्वी इन वन प्रोफेशनल अलाइनमेंट। सैलरी का पेमेंट कैश में 30,000 रुपए डिसअलाउ, 10,000 की लिमिट है, 30,000 रुपए का पेमेंट कर दिया डिसअलाउ हो जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में फॉरेन टूर का 32,000 है विद इन आरबीआई नॉर्म्स, वो भी अलाउ कर देंगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आता एज पर सेक्शन 80D। ठीक है। मेजर सन तो आता है, मेजर सन का 10,000 है पर कैश में पे किया है, तो कैश में पे किया है तो 80D यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। 10,000 मिलेगा 80C में मिलेगा। ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने सब प्लस माइनस कर लिया। 928,224 -10524 -7,600 -15,800 -85,600 प्लस 80,000 प्लस 3,000 माइनस 12,000 प्लस 10,500 प्लस 30,000, 9,20,200 मेरा पीजीबीपी का इनकम आ गया। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में भी आ जाएगा 10,524, 7,600 और 15,800। डबल 3,924 ये आ गया मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी 8,5,600 का रेंट था, जीएबी वही आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 3,000 माइनस हो जाएगा इसमें से। $8,2,600 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 24,780, 5,7,820 आ गया मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। ठीक है दोस्तों। अब कैलकुलेट करेंगे हम टोटल इनकम और टैक्स। हम डिफॉल्ट टैक्स रेजमे में कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल इनकम कितना आएगा 9,20,200, 33,924, 57,820। तो टोटल इनकम आ गया 10,11,944 मेरा टोटल इनकम आ गया। ठीक है। अब मैं इस पे टैक्स कैलकुलेट करूंगा 10,11,940 पे राउंड ऑफ करने के बाद। अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो पहले 4 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स नहीं आएगा, 6,11,940। फिर 4 लाख रुपए पे 5% आएगा, 2,11,940 पे 10% आएगा। $4,11,940 ये आ गया दोस्तों। अब ये 12 लाख के नीचे है, 12 लाख के नीचे है तो यहां पर इसको रीबेट मिल जाएगा, रीबेट मिल जाएगा तो टैक्स इसका कितना हो जाएगा नील। ये डिफॉल्ट टैक्स रेजमे के हिसाब से, क्योंकि टोटल इनकम 12 लाख के नीचे थी, है ना, और कोई स्पेशल इनकम इसके पास थी नहीं। ठीक है। अब दोस्तों अगर अपन बात करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं आंसर। ठीक है।
ये देखो टोटल इनकम कैलकुलेट किया डिफॉल्ट टैक्स रेजमे के हिसाब से 57,820, 9,20,200, 33,924, 10,11,944, 10,11,940 पे टैक्स कैलकुलेट किया, 4,1194 रिबेट माइनस करके टैक्स नील आ गया। ये हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हमने हाउस प्रॉपर्टी भी कैलकुलेट किया 57820, पीजीबीपी भी हमने कैलकुलेट किया है 920,200। इसके अलावा अदर सोर्सेज की इनकम 33,924 ये भी हमने कैलकुलेट किया है। एटीडी में दोस्तों कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ब्रदर एलिजिबल नहीं है और बाकी का इंश्योरेंस का प्रीमियम कैश में पे हुआ है। एटीसी में इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 का वो मिलने वाला है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो इन्वेस्ट किया था 10,000 ये मिलेगा, ठीक है। अब एक ही तो डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस तो है ही नहीं पूरे क्वेश्चन में। डिफॉल्ट टैक्स रेजमे में और ऑप्शनल टैक्स रेजमे में एक ही डिफरेंस है, वो डिडक्शन का। तो ये 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल इनकम कितना आया था 10,11,940, 10,11,940 माइनस 10,000 जो डिडक्शन मिला वो, तो ये हो गया 10,01,940, 10,01,940 रुपए। अब यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 10,01,940 माइनस 2.5 लाख नील, $751,940, अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 5 लाख पे 20% और 1940 पे 30%, 1,12,500, 582 टोटल हो गया 113082 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 4523 117605, यानी राउंड ऑफ करके 117610 रुपीज का टैक्स इसको आएगा अंडर नॉर्मल प्रोविजन या फिर शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेज में, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम सेम थी, डिडक्शन मिला 10,000 का, तो टोटल हो गया 10,01,944, राउंड ऑफ करके 10,01,940। टैक्स कैलकुलेट किए 1,13,082, 4523 का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 1,17,605 का टैक्स, राउंड ऑफ करके 1,17,610 रुपए। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कंप्लीट हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो एक बार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा ध्यान से। Mr. Y carries on his own business. An analyst of his trading and profit and loss account for the year ended revealed the following information. जो भी नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से ली गई है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों नेट प्रॉफिट 11,20,000 रुपए का है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है कुछ इनकम क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड की इनकम जो यहाँ पे नहीं आती उसको जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाते हैं, यूटीआई, डिवेंचर का इंटरेस्ट और हॉर्स रेस का इनकम। तो यहाँ से मैं तीनों को माइनस कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया।
थर्ड पॉइंट में आते हैं, इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक्स आर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन द बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक हमेशा प्रॉफिट को बढ़ाता है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा 12,000 और ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट को कम करता है तो 8,000 ओपनिंग स्टॉक का माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1,00,000 डेबिट किया गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन टू यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड। अब अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में होगा तो अलाउ नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। टोटल इनकम निकालना है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम में निकालना है, तो फिर यहाँ पर इसको अलाउ कर दिया जाएगा। 1,00,000 जो डेबिट हो चुका है, अगर डेबिट हो चुका है तो उसको फिर से माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सैलरी 20,000 ब्रदर को दी जहाँ पर 2500 अनरीजनेबल थी, तो 2500 रुपये मैं वापस से एड बैक कर दूंगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में 15 गिफ्ट पैकेट है, 1,000 पर पैकेट इंपॉर्टेंट कस्टमर के लिए दिया है, तो ये भाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस तो अलाउ किया जाता है। टोटल एक्सपेंसेस ऑन कार वाज 78,000। कार दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है, बिजनेस और पर्सनल। 3/4 बिजनेस के लिए यूज होता है, तो 3/4 ऑलरेडी एडेड है, तो 1/4 यानी 78,000 का 1/4 डिसअलाउ हो जाएगा। 78,000 डिवाइडेड बाय 4, 19,500 डिसअलाउ हो जाएगा, तो 19,500 मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में 30,000 है, एएन कंपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को कैश में दिए। किस में दिए भाई? कैश में। पर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला काम करता है तो उसके लिए लिमिट कितनी है कैश की? 35,000। तो यहाँ पर ये 30,000 अलाउ कर दिया जाएगा, इस काम को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन जो डेबिट हुआ है 55,000 और इनकम टैक्स के हिसाब से 50,000 होना चाहिए था। ठीक है, तो 55,000 को एड बैक कर देता हूँ और 50,000 को डेप्रिसिएशन को माइनस कर देता हूँ इनकम टैक्स के हिसाब से। ड्राइंग्स डेबिट हुआ है प्रॉफिट लॉस में, तो ड्राइंग्स डेबिट हुआ है तो भाई साहब 10,000 का ड्राइंग्स भी एड बैक हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट इन एनएससी वो भी डेबिट हुआ है 15,000, तो 15,000 ये भी एड बैक कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन थी कि प्रॉफिट लॉस में ये सारी चीज़ें दिख रही है, तो भाई साहब ये एनएससी या ड्राइंग ये सब प्रॉफिट लॉस में दिख रहा है तो वहाँ से हटाना ही पड़ेगा ना उसको। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं हमारा पीजीबीपी का इनकम कितना आ रहा है। 11,20,000 माइनस 22,000 माइनस 17,500 माइनस 15,000 प्लस 12,000 माइनस 8,000 प्लस 2,500 माइनस 19,500 प्लस 55,000 माइनस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर $11,20,000 था, हाँ 11,20,000 माइनस 22, 17,500 और 15,000 प्लस कर दिए हम लोगों ने 12,000 और माइनस कर दिए 8,000 रुपये। ठीक है, फिर प्लस किए 2,500, ये 19,500 दोस्तों प्लस होगा, 19,500 प्लस होगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस में ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, तो हमको उसको 19,500 को प्लस करना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 11,21,500 रुपये पीजीबीपी का। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कितना होगा ये सबको ऐड कर दो। 54,500 रुपये हो गया। ठीक है, निकालना क्या है? टोटल इनकम, तो बहुत ही इजी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का 54,500 ऐड कर दो, 11,76,000। कोई डिडक्शन मिलने वाला है क्या इसको? हाँ, ये 15,000 मिलेगा एनएससी का, एटीसी
तो 11,61,000 रुपए का हो गया टोटल इनकम। आई होप आपको ये समझ में आया हो। एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। पीईबीपी 11,21,500, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 54,500, टोटल 11,76,000, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 15,000, टोटल इनकम आ गया 11,61,000। ठीक है, पीईबीपी का कैलकुलेशन दिया गया है, आप देख सकते हो, उसका आंसर भी सेम है। एडवर्टाइजमेंट अलाउ किया जाएगा, 48 अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि 35,000 की लिमिट है। ड्राइंग और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लॉस में आए थे इसलिए उसको एड बैक कर दिए हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन को जो है हमने प्लस और माइनस दोनों कर दिया है। ठीक है, हमने ये एज्यूम किया है कि 50,000 ओनली द प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन है जो 75% बिजनेस पर्पस के लिए है मोटर कार में, तो वो निकाल के दिया है, तो फिर हम वही एज्यूम करेंगे ना कि तुम निकाले हो तो सही निकाले होंगे। ठीक है, फिर अदर सोर्सेस 54,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो दोस्तों अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन देखा वो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन या 3 इलस्ट्रेशन थे। इसके आगे का दोस्तों मैंने एक कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए जहां पर मैंने ये सारे के सारे इलस्ट्रेशन, सारे के सारे टेस्ट या नॉलेज के क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। अब रही बात, कोर्स इसीलिए बनाया है क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे कमेंट आ चुके थे कि ये डाउट है, ये डाउट है, जिसका मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मैंने एक कोर्स इसीलिए डिज़ाइन किया। कोर्स की प्राइस एकदम नॉमिनल है और दोस्तों इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन, सारे के सारे स्टडी मटेरियल के टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट का हमने रिवीजन भी किया है और इसके अलावा दोस्तों आपको जो डाउट है वो आप इस ऐप के अंदर पूछ सकते हो और उस डाउट का जो है सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो ये कंप्लीट कोर्स बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप लिंक से डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज किंग। तो मिलते हैं आपसे कोर्स में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।